कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर में जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हो चुका है। एक छोटा सा परिवार है जो जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। इस परिवार ने जमीन छोड़ दी है और अब एक बोट को ही अपना घर बना लिया है। इस परिवार में है एक शख्स एंडी, उसकी पत्नी के और उनकी छोटी बच्ची रोजी। बोट पर रहना कोई आराम की बात नहीं थी, लेकिन हालात ने उन्हें यही रास्ता दिखाया था। बाहर जॉम्बीज का कहर ऐसा टूट पड़ा है कि कोई अगर घर में भी रहे तो भी महफूज नहीं है। इसलिए यह परिवार पानी के बीचों बीच तैरती एक उम्मीद पर टिका हुआ है। एक दिन एंडी खाने की तलाश में बोट पर इधर उधर देख रहा होता है कि उसकी नजर किनारे की ओर जाती है। वहां दो मासूम बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी राहत आ जाती है। शायद बहुत दिनों बाद उसे कुछ अच्छा देखने को मिला था। वो मुस्कुराते हुए उन बच्चों को हाथ हिलाकर अभिवादन करता है, लेकिन तभी बच्चों के पापा वहां आ जाते हैं और गुस्से में बच्चों को अंदर ले जाते हैं। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें किसी अजनबी का यूं हाथ हिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंडी को भी यह बात समझ आ जाती है और वो चुपचाप वापस अपनी बोट पर लौट आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी पत्नी के बहुत परेशान नजर आती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो थकी हुई आवाज में कहती है, एंडी, हमारे पास बस आज का खाना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम ऐसे जिंदा रह पाएंगे? मुझे लगता है अब हमें बोट छोड़ देनी चाहिए। किसी टाउन की तरफ निकलना होगा। भूख से मरने से तो बेहतर है कि हम कोशिश करें। एंडी जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही, लेकिन वो खतरा उठाने से डर रहा था। उसने कहा, मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और रोजी को मौत की तरफ नहीं ले जा सकता। इतना सुनते ही के बिना कुछ बोले चुपचाप उठती है और वहां से चली जाती है। उसके मन में नाराजगी भी थी और टूटन भी, लेकिन इस खामोशी में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही एंडी नींद से उठता है और बाहर की तरफ जाता है। जैसे ही वो बोट से बाहर कदम रखता है, उसकी नजर सामने बहती नदी पर पड़ती है। दूर से उसे एक और बोट दिखती है, पर वो बोट काफी जर्जर हालत में होती है, टूटी फूटी सी, जैसे बहुत वक्त से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। एंडी के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की चमक आ जाती है। वो सोचता है, हो सकता है इस बोट में कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए, और बिना वक्त गवाए वो तुरंत उस बोट की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो उस टूटी बोट के अंदर घुसता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। बोट में कोई इंसान नहीं होता, लेकिन अंदर खाने का ढेर सारा सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने सब कुछ छोड़ दिया हो और खुद गायब हो गया हो। एंडी फौरन तेजी से सारा सामान इकट्ठा करता है जो वो उठा सकता है, डिब्बा बंद खाना, पैक चीजें और जरूरी चीजें, और उसे लेकर अपनी बोट की तरफ लौट आता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, एंडी खुशी से उछलने लगता है। वो अपनी पत्नी के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, अब हमारे पास 3 महीने का खाना है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं सुरक्षित हैं। एंडी की खुशी देख करके यानी उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। इतने दिन बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, एंडी कुछ सोचने लगता है। उसकी आंखें कुछ याद करने लगती हैं। तब कि उसे पूछती है, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? एंडी धीरे से कहता है, जब मैं सामान उठा रहा था तो मुझे उस बोट के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं गया। बस जितना मिल गया उतना ले आया। शायद वहां कुछ गलत हो। कि उसे समझाते हुए कहती है, अरे वो तो पुरानी टूटी बोट थी, बहते हुए यहां तक आ गई होगी। तुम्हें बस वहम हुआ होगा। अब चलो थोड़ा आराम करो। एंडी उसकी बात मानकर अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोने जाता है कि चुपचाप उस दूसरी बोट की तरफ निकल जाती है। दरअसल वो सोचती है कि अगर वहां और भी सामान बचा हो तो उसे भी ले आना चाहिए, ताकि आगे के दिनों के लिए कुछ और इंतजाम हो सके। दूसरी तरफ एंडी की आंख खुलती है और वो जैसे ही अपनी प्यारी बेटी रोजी को लेकर बोट के बाहर आता है, उसकी नजर अचानक बोट पर पड़े खून के धब्बों पर जाती है। वो चौंक जाता है। हर तरफ खून ही खून फैला था। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी उसकी नजर के पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे देखता है, उसकी रूह कांप उठती है। के शरीर पर जॉम्बी के काटने के निशान थे। वो बुरी तरह जख्मी थी। अब एंडी को सब समझ आ चुका था। के को उस टूटी हुई बोट पर मौजूद किसी जॉम्बी ने काट लिया था। अब उसके पास बस 48 घंटे का वक्त था, क्योंकि इस वायरस में इंसान को जॉम्बी बनने में सिर्फ 2 दिन लगते थे। एंडी जानता था कि अब वो वक्त बहुत कीमती है। उसे अपनी बीवी को किसी भी तरह बचाना है। वो उसे यूं तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। अब एंडी रोजी को गोद में उठाता है और बोट छोड़कर जमीन पर आ जाता है। रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है। एंडी फौरन फ्यूल निकालता है और कार में डालकर उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी वहां अचानक एक जॉम्बी आ जाता है। एंडी बिना समय गंवाए रोजी को कार में बैठाता है और खुद भी अंदर कूद जाता है। वो पूरी ताकत से कार भगाने लगता है। थोड़ा आगे जाकर एमा उससे कहती है, कार रोक दो। वो अपनी बेटी का डायपर बदलना चाहती थी। एंडी कार रोक देता है, लेकिन तभी एमा की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसके पैरों से बहुत खून बह चुका था। दर्द इतना था कि वो वहीं बेसुध होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब एमा को होश आता है, वो सामने एंडी को देखती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्यों हो? जाओ यहाँ से। मैं अब कुछ ही देर में जॉम्बी बन जाऊंगी, फिर मैं तुम दोनों को भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ। लेकिन एंडी उसकी एक नहीं सुनता। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, डर नहीं। वो एमा को धीरे से शांत करता है और फिर से उसे कार में बिठाकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सड़क पर एक जॉम्बी अचानक उनके सामने आ जाता है। डर और घबराहट में एंडी की स्टीयरिंग छूट जाती है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर होती है। एंडी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो जो देखता है उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं कि अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई होश बाकी नहीं था। वो अब वही नहीं रही थी जिसे एंडी प्यार करता था। अब एंडी को समझ आ गया था, अगर वो जल्द ही यहां से निकला नहीं तो ना वो बचेगा, ना उसकी मासूम बच्ची रोजी। जैसे ही एंडी कार की तरफ मुड़ता है और अपनी बेटी रोजी को उठाने के लिए झुकता है, तभी पीछे से उसकी बीवी एमा, जो अब जॉम्बी बन चुकी थी, एंडी के हाथ पर काट लेती है। ये पल एंडी के लिए सबसे खौफनाक था। अब वो समझ चुका था, अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके पास अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं।
लेकिन बिना समय गंवाए वो रोजी को कार से बाहर निकाल लेता है। फिर वो अपनी बीवी की स्मार्ट वॉच निकालकर खुद पहनता है ताकि वो 48 घंटे का टाइमर सेट कर सके। अब उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब एंडी के पास सिर्फ एक ही मकसद बचा था, जॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। वो रोजी को अपने कंधे पर बिठाकर लंबा सफर पैदल तय करने लगता है। जंगलों और वीरानों से गुजरते हुए उसका हर कदम थकावट और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन बेटी की खातिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रास्ते में उसे एक भटकता हुआ जॉम्बी दिखाई देता है। एंडी समझ जाता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो इस जॉम्बी को हटाना होगा। वो प्लान बनाता है कि उसे मार दे, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है। वो घबराई हुई सी एंडी से कहती है, प्लीज मेरे पापा को मत मारो। वो बच्ची खुद को चाकू से थोड़ा काट लेती है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है। खून की खुशबू पाकर जॉम्बी, जो उसका पिता था, उसकी ओर मुड़ जाता है और इस तरह एंडी का रास्ता साफ हो जाता है। अब एंडी उस टाउन तक पहुंच चुका था जिसके बारे में के ने बताया था। वहां पहुंचकर उसे एक महिला मिलती है, एमा की पुरानी टीचर। वो बहुत दयालु और अच्छी इंसान थी। जैसे ही वो एंडी को देखती है, वो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, खाना देती है और उसे थोड़ा सुकून देती है। एंडी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना रोजी को इन्हीं के पास छोड़ दूं। ये महिला अच्छी है, सच्चे दिल वाली है, मेरी बेटी यहाँ शायद महफूज रहे। लेकिन तभी बातचीत के दौरान एंडी को एक सच्चाई पता चलती है। वो टीचर कैंसर की मरीज है और अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनते ही एंडी की आंखों में चिंता छा जाती है। उसका दिल डर से भर जाता है। अब वो जान चुका था कि ये जगह भी उसकी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ कहानी अब घूमती है एक छोटी सी मासूम बच्ची टूमी की तरफ। टूमी वही बच्ची है जिसने जंगल में अपने जॉम्बी बन चुके पिता को एंडी से बचाया था। टूमी का दिल अपने पापा के लिए बहुत नरम था। वो भले ही अब जॉम्बी बन चुके थे, लेकिन टूमी के लिए वो अब भी उसके पापा थे। टूमी अपनी मम्मी के साथ एक कबीले में रहती थी, लेकिन उसकी मम्मी और बाकी कबीले के लोग जॉम्बीज को एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। टूमी को डर था कि कहीं वो लोग उसके पापा को भी ना मार दें। इसी डर की वजह से उसने जंगल में एक गड्ढा खुदवाया और अपने पापा को वहीं छुपा कर रखती थी। वो रोज उनके लिए खाना लाती, उनके पास बैठती और उनका ख्याल रखती थी, क्योंकि उसके लिए प्यार अभी भी जिंदा था। उधर दूसरी तरफ एंडी अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ देखता है। अब उसमें बस 12 घंटे बचे थे। वो घबरा जाता है। समय तेजी से हाथ से निकल रहा था और अब भी वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढ पाया था। वो जल्दी से रोजी को लेकर निकल पड़ता है। पसीने और दर्द से भरा सफर तय करता है और कुछ दूरी पर उसे एक कार दिखाई देती है। एंडी की आंखों में उम्मीद की चमक लौटती है। वो तेजी से कार के पास पहुंचता है, लेकिन तभी एक गोली चलती है। एंडी एकदम रुक जाता है, लेकिन गोली उसके लिए नहीं थी। उसके पीछे एक जॉम्बी था जिसे किसी ने गोली मार दी थी। तभी एक आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस पहले मेरी मदद करो। वो आदमी वहीं पास में फंसा हुआ था। उसका नाम था जैक। उसका पैर एक पुराने टैंक में फंस गया था। जैक एंडी से कहता है, अगर तुम मेरा पैर बाहर निकाल दोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जो भी चाहिए मैं दूंगा। एंडी पहले तो थोड़े शक में था, लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जैक की मदद करता है और उसका पैर बाहर निकाल लेता है। जैक खुश होकर कहता है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या करता हूं। एंडी उसके साथ चला जाता है और कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहां जैक रहता था। लेकिन जैसे ही एंडी अंदर कदम रखता है, उसकी नजर एक लोहे के पिंजरे पर पड़ती है जहां कई जॉम्बीज कैद थे। एंडी चौंक जाता है। तब जैक मुस्कुराकर कहता है, घबराओ मत, मैं इन जॉम्बीज का इस्तेमाल शिकार के लिए करता हूं। जैक बताता है कि वो पहले एक जॉम्बी को मारता है और फिर उसके खून की बदबू से बाकी जॉम्बीज खुद ब खुद वहीं खींचे चले आते हैं और फिर वो उन्हें एक एक कर इसी पिंजरे में फंसा देता है। उसका असली मकसद था जॉम्बीज के पास मौजूद कीमती सामान इकट्ठा करना, जैसे घड़ियां, जेब में पड़े पैसे, गहने, ताकि जरूरत के वक्त वो सब जैक के काम आ सके। लेकिन एंडी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। जब एंडी की नजर एक और पिंजरे पर पड़ती है और उसे देखकर वो चौंक जाता है। उस पिंजरे में टूमी बंद थी। टूमी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सवाल यह था, जैक ने उसे कैद क्यों कर रखा था? पास ही एक बूढ़ा आदमी भी कैद में था। ये सब देखकर बहुत परेशान था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे जैक पर भरोसा करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद एंडी अपनी नन्ही बेटी को जैक की वाइफ के पास छोड़ देता है ताकि वो उसे संभाल सके और खुद जैक के साथ बाकी चीजें देखने निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उस औरत के साथ हंसते हुए खेल रही है। ये देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जगह मिल चुकी है। अब एंडी सोचता है कि उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं और शायद अब उसे अपने सफर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो खुद को शूट करने ही वाला होता है। तभी जैक की वाइफ दौड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है, रुको, ये सब मत करो। जैक एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो मेरा पति भी नहीं है। उसने मेरे असली पति को मारकर जॉम्बीज के हवाले कर दिया और मुझे जबरदस्ती यहां बंद कर रखा है। तुम्हारी बेटी यहां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इतना सुनते ही एंडी का दिल दहल उठता है, लेकिन यह बात जैक भी सुन रहा होता है। वो चुपचाप पीछे खड़ा था। जैसे ही उसे लगता है कि उसका राज खुल चुका है, वो अचानक एंडी पर जोरदार हमला करता है और उसके सिर पर वार करता है। एंडी बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो खुद को टूमी के साथ उसी पिंजरे में बंद पाता है। अब एंडी टूमी से मदद मांगता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे यहां से निकलना बहुत जरूरी है। टूमी भी अब आजादी चाहती थी, इसलिए वह सिर हिलाकर हाँ कहती है। एंडी एक तरकीब लगाता है। वो मीट का एक टुकड़ा रस्सी में बांधकर जॉम्बीज की तरफ फेंकता है। जॉम्बीज जैसे ही उसे खींचते हैं, पिंजरे का दरवाजा थोड़ा ऊपर उठ जाता है और दोनों झट से बाहर निकल जाते हैं। तेजी से वो शेल्टर होम की तरफ भागते हैं। एंडी अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उस औरत को भी साथ लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी जैक की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो उन्हें खिड़की से भागते हुए देखता है, वो अपनी गन उठाकर गोली चला देता है। गोलियां चलती हैं और अफसोस, वो औरत जो बच्ची की देखभाल कर रही थी, गोली लगते ही वहीं गिर जाती है और अपनी जान खो देती है। दूसरी तरफ एंडी टूमी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से भाग रहा था।
बड़ी मुश्किल से वो दोनों उस खतरनाक जगह से बचकर निकलते हैं। अगली सुबह चलते चलते एंडी टूमी को समझाने लगता है, अब तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं हो सकते। वो पूरी तरह से जॉम्बी में बदल चुके हैं और इस चीज का कोई इलाज नहीं है। मुझे पता है ये सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। ये सुनते ही टूमी चुपचाप वहां से भाग जाती है और उस जगह पर पहुंचती है जहां उसने आखिरी बार अपने पापा को छिपाया था। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी मां ने उसके पापा को मार दिया है और बाकी जॉम्बीज के साथ बंद कर दिया है। ये देखकर टूमी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उसी वक्त उसे एंडी की बेटी की रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से दौड़ती हुई वापस आती है और देखती है कि एंडी जमीन पर गिरा पड़ा है। टूमी जल्दी से उस नन्ही बच्ची को गोद में उठाती है और एंडी के पास बैठ जाती है। इधर एंडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो टूमी से कहता है, मैं उस जगह जाना चाहता हूं जहां मैं अपनी वाइफ के साथ नदी के पास रहा करता था। नदी के उस पार एक परिवार रहता है जिनकी 2 बेटियां हैं। शायद मेरी बेटी के लिए वही जगह सबसे सेफ है। टूमी तुरंत तैयार हो जाती है एंडी को वहां तक पहुंचाने के लिए। कुछ समय बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एंडी को देखकर खुशी होती है कि वो परिवार अब भी वहीं रह रहा है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है टॉम से, लेकिन टॉम की हालत बहुत खराब थी। वो बताता है कि उसकी बीवी को भी जॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी जॉम्बी बन चुकी है। टॉम एंडी को अपनी गन दिखाता है और कहता है, इसमें 6 गोलियां हैं। मैं अपने पूरे परिवार को मार दूंगा, खुद को भी, और 2 गोलियां बच जाएंगी। तुम चाहो तो अपनी बेटी के साथ खुद को खत्म कर सकते हो, क्योंकि बिना अपने परिवार के मैं इस दुनिया में और नहीं रह सकता। एंडी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यह सही रास्ता नहीं है, लेकिन टॉम उसकी एक नहीं सुनता। वो एक एक करके अपने पूरे परिवार पर गोली चला देता है और फिर खुद को भी। एक पल के लिए एंडी भी वैसा ही करने की सोचता है। वो गन उठाता है, लेकिन तभी टूमी वहां आ जाती है। वो उसे रोकती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो प्रिंसेस को मेरे और मेरे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। हम उसका ध्यान रखेंगे जैसे कोई अपना रखता है। एंडी के पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं था, इसलिए वो टूमी के साथ उसके कबीले वालों के पास चल पड़ता है। शायद अब उसे अपनी बेटी के लिए सही जगह मिल चुकी थी। जब एंडी टूमी और प्रिंसेस टूमी के कबीले की तरफ बढ़ते हैं तो दूर से ही उन्हें चारों ओर धुआं दिखता है। असल में कबीले वाले मिलकर जॉम्बीज को मारकर जला रहे थे और इसी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर चुका था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक टनल मिलती है और जैसे ही वो टनल के अंदर दाखिल होते हैं, सामने से कोई आता दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि जैक था। जैक ने जैसे ही एंडी को देखा, वो बुरी तरह उस पर टूट पड़ा। अब वहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर टूमी तुरंत प्रिंसेस को उठाती है और उसे सुरक्षित गाड़ी की ओर लेकर भाग जाती है, लेकिन फाइट के दौरान एंडी को जोरदार चोट लगती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जैक मौका पाकर उठता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो टूमी को मारकर बेहोश कर देता है और अब प्रिंसेस उसकी गोदी में थी। उधर एंडी को होश आता है और जब वो देखता है कि उसकी बेटी जैक के पास है तो वो डर और बेचैनी से भर उठता है। वो हाथ जोड़कर जैक से भीख मांगता है, प्लीज मेरी बेटी मुझे लौटा दो। मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, बस मेरी बेटी मुझे दे दो। एक बाप को अपनी बच्ची के लिए इस तरह रोते हुए देखकर जैक का दिल भी पिघल जाता है। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे प्रिंसेस को एंडी की गोदी में दे देता है। एंडी तुरंत टूमी को भी उठाता है, जो अब तक बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, लेकिन एंडी हार नहीं मानता। वो उसे हिम्मत देता है और किसी तरह उसे संभालते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद एंडी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी स्मार्ट वॉच में लगा टाइमर बीप करने लगता है। यह अलार्म इस बात का संकेत था कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। वो अब जल्द ही जॉम्बी में बदल जाएगा। एंडी सब कुछ समझ जाता है। वो अपनी प्यारी सी बेटी को टूमी के पास ले जाता है और कहता है, ये प्रिंसेस अब तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जो मैं नहीं कर पाया वो अब तुम करना। इसके बाद वो आखिरी बार अपनी बेटी को प्यार से गले लगाता है, उसे चूमता है और फिर खुद को रोकते हुए दूर हो जाता है। अब एंडी एक लकड़ी के सिरे पर मीट का टुकड़ा बांधता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ टूमी की मां अपने कबीले के लोगों के साथ जॉम्बीज को जलाने में लगी होती है। तभी उनकी नजर टनल की ओर जाती है। वो देखती हैं कि टूमी वहां से आ रही है, लेकिन उसके कंधे पर कोई बैठा है। वो और कोई नहीं बल्कि एंडी था और उसके साथ प्रिंसेस भी थी। असल में टूमी ने एंडी को उस मीट से गाइड किया था ताकि वो अपने आखिरी वक्त में प्रिंसेस को सही जगह तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ जैसे ही एंडी कबीले वालों के पास पहुंचता है, उसके जॉम्बी में बदल चुके रूप को देखकर सब लोग डर जाते हैं और तुरंत उसे मारने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं। लेकिन तभी टूमी सबको रोक देती है। वो कहती है, रुको, अभी नहीं। अब टूमी अपने बैग से एक छोटी सी बॉटल निकालती है। वो बॉटल थी एंडी की वाइफ का परफ्यूम, जिसे उसने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा था। टूमी वो परफ्यूम एंडी के सामने स्प्रे करती है ताकि एंडी अपने आखिरी पलों में अपनी वाइफ और बेटी दोनों को महसूस कर सके। उसके बाद टूमी बस एक हल्का सा इशारा करती है और कबीले वाले समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है और फिर सब मिलकर उस जॉम्बी में बदल चुके एंडी को एक झटके में खत्म कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन और आगे न बढ़े और बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। एंडी की मौत के बाद सबकी नजर प्रिंसेस के पेट पर लिखे एक मैसेज पर जाती है। वो मैसेज था, धन्यवाद। एंडी ने जाते जाते टूमी के लिए एक आखिरी शुक्रिया लिखा था। ये देखकर टूमी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मां भी बेहद इमोशनल हो जाती है। अब सब मिलकर एंडी को भी वैसे ही दफनाते हैं जैसे कभी टूमी ने अपने पापा को दफनाया था, ताकि उसकी याद हमेशा जिंदा रहे, लेकिन उसका संक्रमण कभी न फैले। तो दोस्तों, आखिरकार एंडी की मेहनत और कुर्बानी रंग लाई। उसकी प्यारी बेटी प्रिंसेस को मिल गया था एक सेफ और लविंग परिवार, और टूमी को भी मिल गई थी एक प्यारी सी छोटी बहन जिसके साथ वो अब अकेली नहीं थी। और इसी इमोशनल मोड पर यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।